हाँ भाई। आवाज आ रही है ठीक तुम्हारे तक? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। सही आ रही है? यस जी सर। बढ़िया आ रही चलो आज शुरू करते हैं अपना। तो कल हमने जो फिफ्थ यूनिट थी हमारी, जो सेंसरी एनालिसिस से रिलेटेड थी, वो कंप्लीट की थी, एनालिसिस से रिलेटेड। आज अपने को स्टार्ट करना है फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट जो ईयर है आपका, उससे ये कोर्स अलग हो गया है, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स का। लेकिन इस कोर्स के लिए आपको ये कंप्लीट करना है पहले। तो इसमें तीन टर्म है। फूड हम जानते हैं, विच गिव्स अस न्यूट्रिशन। लॉज, उससे रिलेटेड कानून। और स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उस फूड को लेके मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट पे या डिजायरेबल लिमिट्स पे उनको रखा जाता है। तो कानून और ऐसी बातें जो फूड से रिलेटेड हैं, जिसमें हम कुछ स्टैंडर्ड्स की या कुछ मानकों की बात करेंगे कि वो कम से कम मानक या वो ज्यादा से ज्यादा लिमिट्स जो हमारे व्यापार फूड का व्यापार करने के लिए जरूरी है किसी भी देश में। तो जैसे इंडिया है, तो इंडिया के लिए एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वो एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंडर वो अथॉरिटी बनी है। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फूड से रिलेटेड, जो फूड इंडस्ट्रीज को फॉलो करनी होती हैं, वो सारी एफएसएसएआई के थ्रू एनेक्ट होती हैं। यानी वो ये देखभाल करती है कि फूड से रिलेटेड जो भी काम है वो सही ढंग से चल रहे हों। तो अगर अपने को फूड की क्वालिटी अचीव करनी है, अच्छी क्वालिटी का फूड देना है, तो चाहे वो कानूनी रूप से, चाहे वो सर्टिफिकेशन स्कीम से, लोगों के योगदान से, और इंडस्ट्री का तो है ही योगदान उसमें, इन सभी के मिले जुले प्रयासों से फूड क्वालिटी के जो लेवल्स हैं वो हम सही तरीके से अचीव कर पाते हैं। और ये गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई बहुत पुराने वक्त से, कोई आज की बात नहीं है, फूड जब से व्यापार हो रहा है, अडल्ट्रेशन हो रही है इसमें पुराने टाइम से। तो इसने कई एजेंसियां अपने गवर्नमेंट ने बनाई हैं, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक है। बाकी जुडिशरी है जो इसके बारे में फैसले देती है अपने, अगर कोई केस होता है तो। पुलिस है, वो अपराधियों को पकड़ती है। जेल है, वो अपराधियों को अगर समाज से दूर रखना है तो उसका काम करती है। तो ये सारी जितने भी एजेंसीज हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड बनाने का काम करता है। इसी तरह से हाइजीन सैनिटेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, एजेंसीज हैं जो स्टैंडर्ड बनाने का काम करते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज का यही काम है कि वो स्टैंडर्ड बनाए, ताकि उन स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी का फूड हमें मिले, कंज्यूमर को मिले। इसके लिए कई कानूनी जो रेगुलेशंस हैं वो होती हैं। पहले ये समझो कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है। जब हम कानून की बात करते हैं ना, लीगल सिस्टम जो है इंडिया के अंदर, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सबसे ऊपर होता है। और संविधान ने हमें ये ताकत दी है कि हम कोई भी लॉ बना पाए, कानून बना पाए। फिर उस लॉ के अंडर अलग अलग एक्ट्स बनाए जाते हैं, जो पुराने एक्ट्स जिनको हटाने की जरूरत है उनको हटाया भी जाता है। तो पुराने एक्ट हटाए जाते हैं, नए बनाए जाते हैं। और उन एक्ट के अंदर ही रेगुलेशंस को बनाने की पावर होती है। अब एक्ट तो होता है पार्लियामेंट में पास, लेकिन जो रेगुलेशंस हैं और रूल्स हैं, ये जो मिनिस्ट्री है जिसको ये काम करना है सारा, वो ये सारा काम करती है। तो एक्ट तो अपनी जो लॉ मिनिस्ट्री है वो पास करवाती है, लेकिन जो रेगुलेशंस और रूल्स हैं, तो जिस तरह हमारे एफएसएसएआई है, इसको अगर आगे इसमें रूल्स में और रेगुलेशंस में कोई बदलाव करने हैं, तो उसके लिए वो बार बार पार्लियामेंट को अप्रोच नहीं करेंगे, वो अपने मिनिस्ट्री को अप्रोच करेगी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बता सकता है कोई किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? 4 जने 5 जने हो तुम, बताओ पांचों में से कोई भी। 5 क्यों?
काफी है। सुषमा, अमित, दोबारा से पूछना सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? नहीं, ये जो अथॉरिटी है हमारी, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वैसे WHO सर। नहीं, WHO वर्ल्ड हेल्थ खाद्य ऑर्गेनाइजेशन मंत्रालय के अंदर आता है सर। नहीं, फूड प्रोसेसिंग के अंडर नहीं आता ये। FSSAI जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। ये उस टाइम भी तुम्हें बताया था। ये वही मिनिस्ट्री है जो डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करती है। उसी मिनिस्ट्री के अंडर हमारा FSSAI आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? जो खाद्य मंत्रालय है या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए है। लेकिन जो कानूनी रूप से रेगुलेशंस बनाना या इसको कोई गलत कर रहा है तो उसको पकड़ना फूड के मामले में, तो ये जो चीज है ये वो मिनिस्ट्री देखती है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा, बल्कि बहुत सीनियर लोगों को भी बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं इस चीज में कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर क्या चीज आती है। तो जो रेगुलेटरी है हमारा, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। तो इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव जो है वो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट वो चेंज कर सकती है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, और इसके जितने भी कोड हैं, स्ट्रक्चर हैं, प्रोसीजर हैं, पावर हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन हैं, ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। तो सबसे बड़ा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूट है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। यही देखो इसके अंदर भी कि जितने भी सुप्रीम जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद जितने भी स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशन, जितने भी आपके कॉमन लॉ है, केस लॉ है, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, प्रेसिडेंशियल डिक्रीज हैं, कोई भी ट्रीटी है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती। तो इनके साथ लेजिस्लेशन के अंदर अपनी आती हैं रेगुलेशंस, और रेगुलेशंस बनने के बाद फिर हम डिपार्टमेंट वाइज अपने प्रोसीजर्स और कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। तो ये इस तरीके से कानून चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि किसी भी कंट्री की जो राइट्स की आउटलाइन है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की, वो डिक्लेयर करता है। तो ये एक तरह से सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है। और कंट्री में गवर्नेंस कैसे होगी, कौन किसके अंडर काम करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टेब्लिश होता है। और जितने भी लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए। फिर आता है इंटरनेशनल लॉ। एक देश दूसरे देश से, या एक देश कई देशों के साथ जो अपनी कुछ एग्रीमेंट करता है, ट्रांस बॉर्डर एग्रीमेंट्स बोलते हैं इसको, जिसका दोनों कंट्रीज के ऊपर असर पड़ता है, और वो दोनों कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता है। तो इंटरनेशनल लॉज हैं, साथ में देश के अंदर जो है वो स्टैट्यूट्स या इनको लेजिस्लेशन बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो लॉ मिनिस्ट्री है, वो इसको बनाती है या इनेक्ट करती है, जिसमें कोई भी चेंज करना है या कोई भी काम कैसे होंगे, इलेक्शंस हैं जैसे, तो इन सभी के स्टैट्यूट्स इसी के अंडर आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही होने चाहिए, ये ध्यान ये रखना है। और कोई भी चीज ऐसी ना हो इनके अंदर कि वो इंटरनेशनल लॉ को किसी तरह से, जो हमारी ट्रीटीज हैं उनको किसी तरह से क्रॉस करे।
इनको टाइम टू टाइम अमेंड भी किया जाता है। फिर उसके बाद कॉमन लॉ होता है। जो कॉमन लॉ है कोर्ट्स में बनाया जाता है, ये लेजिस्लेशन नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट है ये लेजिस्लेशन से नेक्स्ट स्टेप जो है, तो इसके अंदर जितने भी कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह हैं और उसी के मुताबिक फिर आगे कानून बन जाते हैं। जैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जजमेंट दे दी, तो उस जजमेंट के मुताबिक ही फिर कानून के अंदर बदलाव हो जाते हैं। तो जजमेंट जो है या जो फैसला जो है कोर्ट का, वो किसी को भी जेल में डालना है, किसी को पनिशमेंट देनी है, फिजिकल पनिशमेंट है या जो आपकी फाइनेंशियल पनिशमेंट है, या किसी पे कोई रोक लगानी है, तो इस तरीके के काम कॉमन लॉ या केस लॉ में। रेगुलेशंस जो हैं ये एक तरह से पावर्स डेलीगेट की जाती हैं लॉ की, और इनको लागू जो करते हैं वो मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट्स या हेड्स किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी कमीशन के। तो उनकी जिम्मेवारी होती है जो रेगुलेशन बनाई है उनको आगे एनेक्ट करने की। लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ और जो स्टैच्यूट है हमारे, उनके कॉन्ट्राडिक्टरी ये ना हो, उनके अनुसार ही ये काम करें। जैसे मान लो किसी लॉ ने हमें अगर मान लो कोई राइट दिया है आवाज अपनी उठाने का या अपने कंसर्न रेज करने का, तो रेगुलेशन ये नहीं कह सकती कि आप कहीं अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उससे हायर अथॉरिटी ने हमें ये पावर दी हुई है। तो इनकी जब इंटरप्रिटेशन की बात आती है कौन सी चीज प्रिवेल करेगी, तो जो ऊपर है या जो सुप्रीम है वो चीज प्रिवेल करती है या वो चीज मानी जाएगी। इसी तरह से प्रोसीजर्स हैं, ये भी आप किस तरह से काम करोगे अपने मिनिस्ट्री में, फाइलों का काम कैसे होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें आपके प्रोसीजर्स में बताई जाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि ये रिटन रूल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है कहीं का, तो वो कैसे काम करेगा, उसको किस किस की माननी पड़ेगी, उसका बोलने का तरीका क्या रहेगा। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं हम, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैसे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं या हायर ऑफिसर्स हैं, उनसे कैसे बिहेव करेंगे, तो ये सारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसको फिर उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली लिखी हुई हैं। अच्छा, नोट्स दब गए। इसको एक बार टेबल को ठीक कर लेना भाई, इसमें काफी मटेरियल नीचे भी दबा हो रह गया। हम्म। तो इस सारी एक्सरसाइज का या ये चीजें बताने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग समझें कि रेगुलेशंस, रूल्स पढ़ने में बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो चाहे कितना ही बोरिंग चीज हो, इंडस्ट्री को ये बातें समझनी पड़ती हैं। इनके समझे बिना काम नहीं चलता। क्योंकि अगर इनमें से कहीं भी पे भी आपसे गड़बड़ हो जाती है तो यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए समझो कि कार्रवाई कैसे हो सकती है और कौन सी चीज किससे ऊपर है किससे नीचे है। ये चीज मैंने काफी बाद में डाली है नोट्सों में, बहुत लेट एडिशन हुआ है इसका। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप शुरू से ही स्ट्रक्चर को समझ के चलोगे तो बाद में समस्याएं नहीं आएंगी। अब इंडिया के अंदर फूड से रिलेटेड लेजिस्लेशन या फूड से रिलेटेड कानून क्या है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। कोई कानून अपना जो ये पहली बार नहीं बना है या अभी नया नहीं बना है। एंशियंट टाइम में भी जैसे अपनी चरक संहिता है, इसके अंदर भी अच्छे
फूड इंग्रेडिएंट्स की या अच्छे फूड प्रोडक्ट्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए। तो उस टाइम से ही पुराने टाइम से ही अपने काफी इसके बारे में जानकारी रही है और इसको टाइम टू टाइम बताया गया है लोगों को। चाणक्य जो अपने इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में 3000 BC क्राइस्ट से भी 375 साल पहले, यानी आज से करीब करीब कितना हो गया, लगाओ तो इसको, करीब 2400 साल पहले आज से उन्होंने बताया था कि फूड अडल्ट्रेशन क्या चीज है, किस किस चीज को हम फूड अडल्ट्रेशन मानेंगे। यानी आज से 2400 साल पहले भी फूड अडल्ट्रेशन थी और साथ में उसकी पनिशमेंट भी दी हुई थी कि जो व्यापारी इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि एक एंटी सोशल एक्टिविटी है, तो उनको क्या पनिशमेंट दी जाएंगे। तो सेफ्टी भी कंसर्न रहा है और साथ में हमारा जो ये अडल्ट्रेशन है ये भी एक मेजर इशू रहा है फूड के अंदर। तो उन टाइम से ही, इतने पुराने वक्त से ही इसको अडल्ट्रेशन को जो है क्रिमिनल एक्ट माना गया है और उस टाइम से ही सजाए हैं। जो मॉडर्न जिसको हम फूड लेजिस्लेशन बोलते हैं वो 1860 में जब अपने ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, तब उन्होंने इंडियन पीनल कोड बनाया था और आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शन डाले थे इससे फूड लेजिस्लेशन से रिलेटेड, जिसमें वो फूड अडल्ट्रेशन को डील करते थे। लेकिन अकेला फूड से रिलेटेड जो लॉ आया था वो 20th सेंचुरी में आया था और वो 1947 से पहले अपना प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन करके द बंगाल फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1919, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसी होती थी, बंगाल अलग थी, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1925, कलकत्ता म्यूनिसिपल एक्ट 1923, मद्रास प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1918 और पंजाब का था द पंजाब प्योर फूड एक्ट 1929, जब पंजाब हरियाणा हिमाचल सब एक होता था। इवन आपका पाकिस्तान का पंजाब भी सेम होता था। ये सारे के सारे जितने भी लॉज थे वो ब्रिटिश फूड एंड ड्रग एक्ट जो 1872 में बना था उस पर बेस्ड थे। तो इसके अंदर आमतौर पे सीरियल पल्सेस के अंदर कोई बाहर से कंकड़ पत्थर मिला दिया, स्पाइसेस में कलर मिला दिए, चौक मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया, इस तरह की एक्टिविटीज को डील करते थे। तो इनमें यही था कि जो ऐसे काम करते हैं बंदे उनको पकड़ो, सैंपल को चेक करो, मिलावट है तो लॉ के जो अपने कोर्ट हैं उसके अंदर उनको सजा दिलवाओ। 1943 में इंडिया में एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट की गई जिसको बताना था कि जो सेंट्रली यानी पूरे इंडिया के ऊपर एक लेजिस्लेशन हो फूड से रिलेटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो हमारा जो नेशनल फूड लॉ बन के आया है इससे, वो बना था 1954 के अंदर, जिसको बोलते हैं पीएफए, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। एक्ट नंबर 37 था ये, और ये बना 1954 में था लेकिन लागू हुआ 1 जून 1955 से। तो इसकी नोटिफिकेशन 10 मई 1955 को आई थी गजट ऑफ इंडिया में, और ये तभी से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। एक चीज आप देखो इसमें कि ये नोटिफाई हो गया था 10 मई 1955 को, लेकिन लागू हुआ 1 जून 1955 में। तो मई और जून में भी यानी 20 दिन बाद। तो गजट ऑफ इंडिया क्या चीज है? ये एक किताब मानो तुम, जिस किताब के अंदर सारे कानून लिखे जाते हैं जो राज काज चलाने के लिए या सरकार चलाने के लिए जरूरी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो गजट के अंदर लिखी जाती हैं। इस किताब को गजट बोलते हैं। हर एक स्टेट का अपना गजट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना गजट ऑफ इंडिया होता है। तो उसमें जो चीज लिखी जाती है वो कानून मानी जाती है कि गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी। तो जबानी कुछ नहीं होता, जो भी काम होता है वो आपको राइटिंग में देना पड़ता ताकि लोग उसको रेफर कर सकें। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव पीएफए एक्ट का यही था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट का, कि कंज्यूमर को इम्प्योर, अनसेफ और फ्रॉडुलेंटली लेबल्ड फूड से बचाना है। गलत जो लेबल लगाए हुए हैं लोगों ने, पार्ले जी का लार्ले जी बना के लगा दिया, उसी जैसी गुड़िया उसके ऊपर छाप दी, लोग सोचेंगे कि ये पार्ले जी है जिनको पढ़ना नहीं आता। तो ये जो घटिया चीजें दे दी, जैसे देसी घी की जगह उसमें कुछ और मिला के दे दिया,
डालडा मिला के दे दिया। तो ऐसी जो इम्प्योर और अनसेफ है, मान लो दूध के अंदर पानी मिला दिया और पानी भी कहीं से भी मिला दिया, तो अब ये नहीं पता कि उसमें क्या बीमारी आए। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए पीएफए बनाया गया। 1954 का था ये एक्ट, 55 में इनेक्ट हुआ, फोर्स में आया 1 जून 1955 से। और ये जो एक्ट है पीएफए बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यही शुरू से लेके और बहुत लेट तक 2006 तक चला। 2006 में फिर हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट आया। लेकिन वो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है वो भी यूं नहीं कि बिल्कुल नया ही कुछ है, उसमें पीएफए का काफी कुछ पार्ट लिया हुआ है, नॉमेनक्लेचर चेंज किया हुआ, कुछ तरीके चेंज किए हुए हैं। लेकिन कोई भी पुराना एक्ट है उसको एकदम से सारे का सारा खत्म नहीं किया जाता, नए एक्ट के अंदर पुराने का भी काफी हिस्सा डाला जाता है। और ये जितने भी पीएफए के अंदर चीजें थी वो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव्स, कंटेमिनेंट्स, स्किन की लिमिट्स, और जितने भी इंपोर्टेड फूड हैं उनके बारे में, जो भी लोकली डोमेस्टिकली जो भी फूड सप्लाई होना, फूड मार्केट में आना, उन सब के लिए सारी चीजें इसके अंदर थी और ये सभी चीजों को कवर करता था। अब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, इसकी एक सेंट्रल कमेटी है फूड स्टैंडर्ड्स की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है ये सारा। वो फूड के स्टैंडर्ड्स बनाता है था इसके अंदर, और उसको उसके पास पावर थी कोई भी रूल्स को अमेंड करने की, चेंज करने की जब भी जरूरत पड़े। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बना दिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने तरीके से इंप्लीमेंट करवाती थी। अब जो हेल्थ का इशू है ना, अपने देश में 3 तरह की लिस्ट होती है कि कौन सी चीज को कौन देखेगा। पहली तो होती है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव है, जैसे डिफेंस का मामला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट देखता है, जैसे स्टेट के अंदर अपना स्टेट टैक्सेशन है, वो स्टेट ही देखता है उसको। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सेंटर भी देखता है और स्टेट भी देखता है, जैसे हेल्थ इनमें से एक है, फूड इनमें से एक है, तो इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो हेल्थ और फूड, ये जो चीजें हैं ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है हमारी। तो बहुत बार इसकी अपना पीएफए की अमेंडमेंट्स हुई, अब 200 से ज्यादा बार इसकी अमेंडमेंट्स हुई थी। और एसपीएस, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स थे, उन सभी के अनुसार इसको टाइम टू टाइम चेंज किया गया। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया कि क्या था, कैसे कैसे ये हमारे जो फूड के जो एक्ट हैं डेवलप हुए हैं। तो आपके इसमें हिस्ट्री के बाद आता है, हिस्ट्री ऑफ फूड एक्ट्स के बाद या फूड लॉज के बाद, कि अलग अलग एजेंसीज हैं। वो एजेंसीज क्या क्या काम करती हैं, उनमें से एक एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाम से ही पता लग रहा है ये ऐसा ब्यूरो है जो इंडिया के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। अब स्टैंडर्ड्स तो बहुत सी चीजों के, जैसे मैं क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ सेम डायमेंशन के होंगे, सेम मोटाई होगी, सेम तरीके से काम करते मिलेंगे। क्योंकि अगर इनको सेम नहीं बनाया जाएगा तो किसी कंट्री का कार्ड दूसरी कंट्री में नहीं चलेगा। तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं वो सबको मान्य होते हैं। जैसे वेट का स्टैंडर्ड है, हम यहाँ पे ग्राम में वेट तोलते हैं या किलोग्राम में है, 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स। तो ये जो ग्राम एसआई स्टैंडर्ड है वेट के लिए, ये पूरे वर्ल्ड में सेम है। ऐसे ही फूड से रिलेटेड कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मिनिमम मानक होते हैं जो आपको फूड बिजनेस करने के लिए मान्य होते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की एक ब्रांच है एफएडी, फूड एंड एग्रीकल्चर डिवीजन। वो फूड और एग्रीकल्चर में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं उन सब के लिए स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो इसमें ये यही देखते हैं कि कोई कंटेमिनेशन ना हो, तो उसकी हाइजीन, सैनिटेशन से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। और फूड कोई पर्टिकुलर आइटम है तो उससे रिलेटेड भी उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अब पीछे ना कई बार वो आता है व्हाट्सएप वगैरह पे
कि भाई चॉकलेट में तो 1% तक वो आ सकते हैं इंसेक्ट के जो विंग्स हैं, या उनका रोडेंट्स का एक्सक्रीटा है, या ये चीजें आ सकती हैं। तो ये चीजें लॉ के अंदर परमिट करना है, नहीं करना है, किन बेसिस पे करना है, उसके पीछे साइंटिफिक स्टडी करना और फिर कोई स्टैंडर्ड लेके आना, ये सारे का सारा काम हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अलग अलग फील्ड्स के लिए। तो इसकी वेबसाइट आपको विजिट करनी है कल के लिए। आपका एक तो ये है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की जो वेबसाइट है, और उस पर देखना कि कितने डिविजन्स हैं इसकी, ठीक है। तो ये चीज कल एक बार चेक करना। तो फूड से रिलेटेड जो भी मिनिमम लिमिट्स हैं जरूरी चीजों की, या मैक्सिमम लिमिट्स हैं अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स की, ये सारी की सारी आप ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो तैयार करता है। अब फूड स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी हैं? सबसे पहली चीज तो यही, अपने को पता है कि अगर फूड के अंदर कंटेमिनेशन हुई और वो फूड पॉपुलेशन तक पहुंच गया, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ हैजार्ड होगा, उसको खा के वो बीमार होंगे, हो सकता है मर भी जाएं। तो कोई बीमारी है, जैसे अभी कोविड ये चल रही है 19, तो फूड के थ्रू भी ये ट्रांसमिट ना हो, ये भी एक वेक्टर ना बने पहुंचने का। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल खासतौर पे, या फंगल डिजीजेज हैं जो फूड के थ्रू ज्यादा ट्रांसमिट होती हैं। तो उनके ऊपर रोक लगा के रखना, और वो रोक तभी लग सकती है जब आप हाइजीन या सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स रखें, माइक्रोबियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैंडर्ड्स रखें कि उसके अनुसार अगर फूड मार्केट में जाएगा तब आपकी पॉपुलेशन को ये रिस्क नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्यों जरूरी है कि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिला है, हो सकता है उसने उसके लिए ज्यादा पैसा दे दिया हो और उसको प्रोडक्ट अच्छा ना मिले, या उसके अंदर जो अनवांटेड मटेरियल है उनकी लिमिट्स ज्यादा हों, तो उससे भी बचाव करना है, इसलिए भी फूड स्टैंडर्ड बनाने जरूरी हैं। प्रोसेसर जो है, या फैक्ट्री का जो मालिक है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, वो कोई ऐसी चीजें ना मिला दे कि जो प्रोहिबिटेड है। अब मान लो फूड को बचा के रखना है, ये एक बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा फूड को कितने दिन बचा के रख सकते हैं, कितने ही दिन बचा के रख लो आप। फूड के अंदर आप प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर दो, वो प्लास्टिक उसकी जो बीच की सैक्स हैं, सेल्स हैं, सब में चला जाएगा, वो खराब ही नहीं होने देगा, एज इट इज रहेगा। या बहुत से ऐसे केमिकल हैं, वो उसको एज इट इज उसी शेप में रखेंगे, लेकिन क्या वो केमिकल खाने के लायक हैं? नो। तो कौन से केमिकल, किस तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं जो यूज करने हैं, किस मात्रा में यूज करने हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो प्रोहिबिटेड है और वो आप यूज कर रहे हो, या जिस लिमिट में बताया है उस लिमिट से ज्यादा यूज कर रहे हो। तो इस तरह की जो माल प्रैक्टिसेस है उनको चेक करने के लिए भी फूड स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत होती है। कंज्यूमर कंफ्यूज ना हो। अब मैं मान लो दूध है, मैं कहता हूँ कि मेरा दूध सबसे बढ़िया है, दूसरा कहता है मेरा तेरे से बढ़िया है। अब बढ़िया का क्या मानक हो? तो ये चीज देखने के लिए कि स्टैंडर्ड बनाया है। मिल्क है जैसे कि भाई फुल क्रीम मिल्क है, उसमें आपका मान लो 6% फैट होता है, टोन्ड में कितना 3% होता है या 3.5 होता है, डबल में 1.5% फैट होता है। तो ये स्टैंडर्ड इसीलिए बनाए जाते हैं कि भाई दूध अगर कम फैट का है तो उसकी कीमत कम होगी, ज्यादा फैट का है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। अच्छा, मार्केट को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यही चीज कह रहा था कि क्लेम करते हैं अलग अलग तरह के। अब उन क्लेम से हो सकता है कंज्यूमर भ्रम की स्थिति में आ जाए, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर दें कि दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर योर हेल्थ। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे है उसको बताओ आप। तो कंफ्यूजन की बजाय सिंप्लीफाई करना फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, और एडिटिव्स के, प्रिजर्वेटिव्स के, या किस तरीके से अप्लाई करने हैं वो मेथड्स प्रोडक्शन के, ताकि नेशनली भी और इंटरनेशनली भी फूड को ढंग से सेल किया जा सके। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना जो इन सभी की लिमिट्स को तय करें। और अडल्ट्रेशन 10 मिनट का सिग्नल आ गया भाई, बाकी अगली क्लास में करेंगे, अभी 10-1 मिनट और चलेगी क्लास। तो
किसी भी तरह की कोई एडल्ट्रेशन ना हो, उसको रोकने के लिए भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो ये जस्टिफिकेशन है कि फूड स्टैंडर्ड्स क्यों होने चाहिए। अब फूड लॉ क्यों होने चाहिए, कानून क्यों होना चाहिए? क्योंकि कानून के बिना कोई भी नहीं मानता। कानून का जब तक ऊपर डंडा नहीं रहता तब तक आम इंसान ढंग से नहीं चलता, क्योंकि मॉरली लोग बहुत करप्ट हो चुके हैं। पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चेक में रखने के लिए, या करप्ट लोगों के कारण जो सही लोग हैं वो अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि जो करप्ट हैं उन्होंने अपना प्रोडक्ट गलत सलत चीजें डाल के सस्ता बना दिया। और कंज्यूमर जब प्राइस 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 ही देखता है, क्वालिटी का उसको पता नहीं होता फर्स्ट हैंड, तो वो लो कॉस्ट की चीज को अपने बार्गेन प्राइस पे समझ के खरीद लेता है। तो इन सभी कारणों से, ये 4 कारण हैं बेसिकली, कि जो फूड कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी सही हो, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतरे, कंज्यूमर का किसी भी तरीके से सेलर जो है एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। तो क्वांटिटी कम दे के भी नहीं और क्वालिटी कम दे के भी नहीं, और कंज्यूमर की हेल्थ को हमेशा ध्यान में रख के उसके लिए कोई भी हार्मफुल चीज ना हो, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। और क्वालिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया, ये एस्टेब्लिश करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। तो ये 4 रीजन है जिससे फूड से रिलेटेड लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझो। ये बेसिकली 4 तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। अपने इस आपको फिगर से पता लग रहा होगा। सबसे पहला जो है वो है लीगल स्टैंडर्ड्स। लीगल स्टैंडर्ड्स यानी कानूनी मानक। कानूनी मानक वो मानक हैं जो आपको हर हालत में मानने ही मानने हैं। इनको माने बिना आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा, आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। आवाज नहीं आ रही? हेलो? रुक रुक क्या रही सर, बार बार में। रुक रुक क्या आ रही है? यस सर, क्रैश हो रही है बीच में। भाई 50% यूज होने का ही आया है मैसेज, 50% तो पड़ा है डाटा अभी। इसकी जगह बदल के देखूं। अभी कुछ फर्क है? अभी आवाज कुछ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है सर। चलो, तो मैं लीगल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा था, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो लीगल स्टैंडर्ड्स वो कानूनी मानक हैं जो आपकी सरकार ने अपने कानून के अंदर लिख दी हैं चीजें, और उनको माने बिना आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। फिर होते हैं कंपनी के अपने खुद के वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स। कंपनी कहते हैं कि कानून ने तो कह दिया कि मिनिमम इतना हो, लेकिन उस मिनिमम को पूरा करने के लिए हमारा अपनी कंपनी के अंदर ये पॉलिसी है कि उससे फार अबव हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, हाइजीन सैनिटेशन का, या प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स का, या वाटर की क्वालिटी का, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड। तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो कंपनी स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, कंज्यूमर स्टैंडर्ड है, ये सारे के सारे लीगल स्टैंडर्ड से बेटर होने चाहिए, या तो लीगल स्टैंडर्ड के बराबर या उससे बेटर। उससे कम नहीं हो सकते, क्योंकि लीगल स्टैंडर्ड आपके मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसी तरह से कुछ इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड होते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, अब मेरी इंडस्ट्री मान लो किसी भी फूड आइटम की है, तो मैं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो दूसरी फूड इंडस्ट्री से खरीद रहा हूं। जैसे शुगर है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाने वाली एक इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर कॉर्न आता है, और कॉर्न से वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाती है। उस कॉर्न सिरप को मैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करता हूं। तो हमारे जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, तो HFCS कितने % उसमें स्वीटनर होगा,
55 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का होगा, तो इनका लीगल स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। ये इंडस्ट्री वाले कि भाई कितना फीजिबल है, उसका क्या रेट है, तो उस हिसाब से वो पूरी इंडस्ट्री वाइड अपने स्टैंडर्ड बनाते हैं ताकि वो व्यापार को ढंग से कर सकें। इसी तरह से कंज्यूमर के या कुछ ग्रेड स्टैंडर्ड्स होते हैं। ग्रेड स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि आपका मान लो इसका चने की दाल का एग्जांपल ले लो आप। कुछ कंज्यूमर कहते हैं कि चने की दाल मेरे को कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, मोटा दाना होना चाहिए, उसके अंदर छिलका जो ऊपर का है चने का वो बिल्कुल लगा नहीं होना चाहिए और चमकदार हो। और वो कहता है कि उसको मैं ए ग्रेड की दाल कहूंगा और ए ग्रेड की दाल का मैं प्रीमियम रेट देने के लिए तैयार हूँ। फिर छोटा सा उससे पहले वाले से थोड़ा छोटा दाना हो, वो साइज डिफाइन करेगा कि इसको मैं बी ग्रेड मानूंगा। जिसके अंदर और ज्यादा छोटे दाने होंगे, टूटे हुए होंगे, उसको मैं सी ग्रेड मानूंगा। तो इस तरीके से ए बी सी करके 3 ग्रेड बना दिए। लीगल स्टैंडर्ड इस बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन ये ग्रेड स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं और कंज्यूमर के साथ भी, और उसी के हिसाब से वो रेट तय होते हैं। तो आमतौर पे ये 3 या 4 तरह के ये स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो इनके अंदर फर्क समझ लेना, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में इनका जिक्र बार बार होगा। ये इन्हीं को मैंने थोड़ा सा और एलैबोरेट किया है, यही चीज तुम्हें बताई है। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे, क्योंकि बीच में स्टैंडर्ड्स का जिक्र आ गया था, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करती है। और इसकी जो मिनिस्ट्री है, तो BISB जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपने ये PDS बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गांव में अपने ये अनाज वाले क्या बोलते हैं इनको, डिपो नहीं होते, वो सारे इस मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो पब्लिक को कोई भी सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा खाने पीने का, तो वो इस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो इसके जो डिपो वगैरह हैं जितने भी, वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर नहीं आते, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर नहीं आते, वो MCA के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, FPD के अंदर। तो ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर ही बना हुआ है। और इसको जिस तरह अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना था 2006 के एक्ट के अनुसार, ऐसे ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है 1986 का, उसके अंदर ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाया गया था। इसको 23 दिसंबर 1986 में ये इफेक्ट में आया। और जितना भी इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल है वो सारा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का है। ये पुराना हो लिया बंदा, पहले इसको ISI बोलते थे, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के अंडर था 1946 से। और ISI जो होता था वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर, जिस एक्ट के अंडर अपने NGO रजिस्टर होते हैं उसी में ये रजिस्टर्ड था। तो इसको एक लीगल वैलिडिटी देने के लिए मिनिस्ट्री के अंडर एक एक्ट पास करके तब बनाया गया कि इसकी बातें सभी के लिए मानना मैंडेटरी हो जाएगा जो भी इसके साथ काम कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह इनके ऑफिसेज हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इनका, नई दिल्ली में, और रीजनल ऑफिसेज कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली में है। 20 ब्रांच ऑफिसेज हैं। और ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो TBT है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, उसके लिए इंक्वायरी पॉइंट है इंडिया का। अब इसको थोड़ा सा समझो, जो ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है पूरे वर्ल्ड में। अब जिन देशों ने WTO को साइन कर रखा है कि वो आपस में व्यापार में अड़चने नहीं अड़ाएंगे, वो अगर उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल अड़चने आती हैं, उनको बोलते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो उन अड़चनों को दूर करने का काम WTO का ही होता है, TBT यूनिट का। अब TBT यूनिट को अगर कुछ पूछना है इंडिया से, कोई इंक्वायरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ कौन बात करेगा इंडिया में? वो करेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इंक्वायरी पॉइंट और कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाया हुआ है WTO का, TBT का। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी है। साथ में इसकी
सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम चलती है जिसको हम बोलते हैं ना ISI मार्क लगा हुआ है, तो ये BIS एक्ट में इनको गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ था ISI मार्क लगाने के लिए, जो इनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। और फूड से रिलेटेड ये करें 450, लेकिन बहुत